फास्ट 100 एक अलग अंदाज में हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और हम मोदी सरकार पर ही 100 खबरें पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जापान में हैं, इसलिए मोदी सरकार पर सुपरफास्ट 100 की खबरों की शुरुआत जापान से ही। जापान दौरे के चौथे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीयों के कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। राजधानी टोक्यो में हुए कार्यक्रम में मोदी स्कूली छात्रों के साथ जुगलबंदी करते रहे। भारतीय दूतावास के लोगों के इस कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया, तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद को रोक नहीं पाए। पहले उन्होंने वंदे मातरम गुनगुनाया और फिर तालियां बजाकर जुगलबंदी की। जिन स्कूली बच्चों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की जुगलबंदी की, उनके साथ उन्होंने तस्वीर भी खिंचाई। बच्चों ने जब उनसे गुजारिश की तो न केवल उन्होंने इनके साथ तस्वीरें खिंचवाई बल्कि बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। इससे पहले टोक्यो में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज दिखाई दिया। यहां उन्होंने जमकर ड्रम बजाया। दरअसल जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो उनके स्वागत में ड्रम बजाया जा रहा था। मोदी खुद को रोक नहीं पाए और ड्रम बजाने के साथ खुद भी जुगलबंदी करने लगे। और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जापानी परंपरा के मुताबिक एक घंटी भी बजाई। दरअसल पीएम मोदी को कार्यक्रम में मोमेंटो के तौर पर घंटी भेंट की गई, जिसे रखने से पहले उन्होंने घंटी बजाकर लोगों को सुनाई। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए गीता से बढ़कर कुछ नहीं है और दुनिया के पास इससे बढ़कर कुछ पाने के लिए नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि सेक्युलर मित्र गीता के नाम पर नाराज हो सकते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जापान का भरोसा जीतना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भरोसे की ये दोस्ती मित्र गीता के नाम पर नाराज हो सकते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जापान का भरोसा जीतना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भरोसे की ये दोस्ती फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत है, जो दिनों दिन और मजबूत होगी। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहां मेहमान के तौर पर आया था, लेकिन जापान का भरोसा जीतकर जा रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि यहां रहने वाले हर भारतीय हर साल 5 जापानी परिवार को भारत जाने के लिए प्रेरित करें। टोक्यो के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया कि 21वीं सदी का भविष्य भारत और जापान मिलकर तय करेंगे। उस अर्थ में भारत और जापान की मैत्री का प्रभाव आने वाली पूरी शताब्दी पर रहने वाला है। टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट में उद्योगपतियों को संबोधित किया और कहा कि जापान को लुक एट इंडिया नीति अपनानी चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत में निवेश के अपार मौके हैं, जिसका फायदा जापानी कारोबारी उठाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जापान इसलिए आए हैं ताकि वो कारोबारियों को भरोसा दे सके कि अगर जापान के बाहर कहीं कारोबार करना है तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ भारत आए, यहां हर सुविधा मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी उद्योगपतियों के सामने मेट्रो सेवा में निवेश करने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में 50 शहर ऐसे हैं जहां मेट्रो सेवा की संभावना है, इसलिए जापान को इस मौके को लपकना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के उद्योगपतियों से कहा कि आपके पास हार्डवेयर है और हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। जापानी कारोबारियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड का संगम है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र देश है जहां लोकतंत्र है। मांग और 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम आयु वर्ग की है। जापान की राजधानी टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी जापान भारत एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी शरीक हुए। यहां उन्होंने कहा कि जापान में अपनापन देखकर वो बेहद खुश और अभिभूत हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान के बीच 100 साल पुराना संबंध और आध्यात्मिक जुड़ाव है। जापान इंडिया एसोसिएशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी जापान के सांसद भारत आएं तो वो दिल्ली से बाहर भी देश घूमें। उन्होंने ये भी कहा कि जापान के लोगों में हिंदी और योग के प्रति रुचि बढ़ी है।
जापान दौरे के चौथे दिन पीएम नरेंद्र मोदी का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। पीएम मोदी आज राजधानी टोक्यो में कई जापानी प्रतिनिधियों से मिले और उनसे बातचीत की। जापान दौरे के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी कैबिनेट में 25% महिलाएं हैं जो देश के लिए अहम फैसले लेती हैं। मेरी सरकार बनी है, अभी 100 डेज हुए हैं सरकार को। मेरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 25% विमेन है। पीएम ने छात्रों को बताया कि उन्हें जो भी तोहफे मिलते थे उसकी नीलामी करवाई और जो 78 करोड़ मिले उसे लड़कियों की शिक्षा के लिए खर्च किया गया। 14 साल में जो चीजें मुझे मिली थी, छोटी मोटी कुछ भी चीज मिली हो तो उसका ऑप्शन के जब मैंने बिना छोड़ा तो मैंने 78 करोड़ रुपीस गुजरात की सरकार के तिजोरी में जमा करवाए थे, जो बच्चियों की शिक्षा के लिए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सोशल मीडिया से जुड़ने की भी सलाह दी। मोदी ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उन्होंने जापानी छात्रों से कहा कि वो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूं, ट्विटर, फेसबुक पर आप मुझे जरूर अपनी बात बता सकते हैं, मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। मेरा कहने का पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। हम पेड़ को पूजते हैं और चांद को मामा और सूरज को दादा कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि संवाद की जरूरत है। जापान दौरे से पीएम नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन का तोहफा ला रहे हैं। कल ही पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से समझौता किया। बुलेट ट्रेन के लिए जापान में भारत को वित्तीय और तकनीकी मदद देने पर सहमति जताई। जापान ने अगले 5 साल में भारत में 2 गुना निवेश करने की बात भी कही है। 5 साल के अंदर भारत में जापान 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। ये भारी भरकम निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को जापान की स्मार्ट सिटी क्योटो की तरह विकसित करने का करार भी किया। क्योटो में ये करार हुआ कि जिसके मुताबिक काशी को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार का आज 100वां दिन है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 100 दिनों में मोदी सरकार की कई उपलब्धियां रहीं तो कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी हुई। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते कालेधन पर एसआईटी बनाने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए एसआईटी को मंजूरी दी गई। कालाधन वापस लाने का वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सरकार के कई अहम फैसलों को भी बदला। यूपीए सरकार में बने कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने 17 मंत्रालयों को 7 टुकड़ों में बांट दिया। 10 जून को मोदी सरकार ने कैबिनेट की 4 स्टैंडिंग कमेटियों को भी बर्खास्त करने का फैसला लिया। साथ ही यूपीए सरकार के दौरान बनाई गई सुरक्षा, राजनीतिक मामलों, आर्थिक मामलों और संसदीय कार्य से जुड़े अहम कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया। पीएम ने योजना आयोग को खत्म करने का अहम फैसला लिया। पिछले 50 साल से देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाले योजना आयोग की जगह अब नई संस्था बनाने की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जन धन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हर परिवार में 2-2 बैंक खाते खोलने की योजना है। जिस दिन जन धन योजना लॉन्च की गई उस दिन 1 करोड़ 84 लाख बैंक खाते खुले थे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया। इसके तहत हर सांसद को अपने इलाके में एक आदर्श गांव बनाना होगा। इस योजना का औपचारिक ऐलान 11 अक्टूबर को जेपी जयंती पर होगा। केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल पास कराया, जिससे पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता में कमी के आरोप के चलते इस सिस्टम की आलोचना हो रही थी। अब नए सिस्टम से न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। केंद्र ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी। सरकार ने तय कर दिया कि अब गंभीर अपराधों के मामले में 16 साल से बड़े किशोरों को भी वयस्क की तरह सजा दी जाएगी। ये फैसला लेने की जिम्मेदारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर छोड़ी गई कि आरोपी पर मुकदमा बालिग के तौर पर चलाएं या ना चलाएं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब कोई भी स्कूल नहीं होगा जहां बच्चों के लिए शौचालय न हो। उन्होंने सांसदों से अपील भी की कि वो सांसद निधि का इस्तेमाल स्कूल में शौचालय बनवाने में करें।
15 अगस्त को अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई लड़कियों से पूछता है कि वो कहां जा रही हैं, लेकिन लड़कों से नहीं पूछा जाता कि वो कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान भी किया। ये अभियान महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके तहत साल 2019 तक हर शहर, हर सड़क और हर गली को साफ सुथरा करने की योजना है। लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण की खास बात ये रही कि उन्होंने लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा। वो लाल किले पर पहली बार भाषण दे रहे थे। यहां उन्होंने मेक इन इंडिया का नया नारा भी दिया। मोदी सरकार में जीडीपी दर में उछाल भी हुआ। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 5.7% रही। पिछले 10 तिमाही में यह ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। इससे पहले जीडीपी में वृद्धि दर 5 से 5.4% तक ही थी। बजट में मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत दी। छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई और 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा और पीपीएफ निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई। रसोई गैस और केरोसिन की कीमतें नहीं बढ़ाने का ऐलान करके जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी। साथ ही मोदी सरकार में अब तक 3 बार पेट्रोल के दाम घटाए जा चुके हैं। यही नहीं, महीने में एक ही बार मिलने वाले सब्सिडी सिलेंडर की बाध्यता खत्म की। रेलवे की बदहाली दूर करने के लिए यात्री किराए में 14% की बढ़ोतरी का साहसी फैसला लिया। साथ ही माल भाड़ा भी 6% बढ़ाया गया। इस फैसले पर मोदी की काफी आलोचना हुई, लेकिन जानकारों के मुताबिक सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सही था। भारतीय रेलवे की बदहाली को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने विदेशी निवेश का भी फैसला लिया। बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए रेलवे में 49% एफडीआई को मंजूरी दी गई। दिल्ली के बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दिल्ली वालों को बिजली में 260 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि दिल्ली में एक नया आधुनिक अस्पताल भी बनेगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में रखा। साथ ही राज्य सरकारों को कालाबाजारियों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी। आम जनता से जुड़ी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगाई। सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 40% करने का फैसला लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे चीनी की कीमत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का तर्क था कि इस फैसले से घरेलू चीनी उद्योग मजबूत होगा। मोदी सरकार ने बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% की। साथ ही सेना के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दी। 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी के भक्तों को कटरा उधमपुर ट्रेन का तोहफा दिया। मोदी के सुझाव के बाद ट्रेन का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस कर दिया गया। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने यहां लद्दाख में पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। 30 जून को प्रधानमंत्री ने श्रीहरिकोटा में PSLV C-23 रॉकेट लॉन्चर से 5 उपग्रहों की लॉन्चिंग देखी। 14 जून को नरेंद्र मोदी ने गोवा में देश के सबसे बड़े जंगी जहाज INS विक्रमादित्य को देश को समर्पित किया। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत INS कोलकाता को नौसेना में शामिल किया। मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने राम सेतु के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला लिया। सरकार ने तय किया कि वो राम सेतु के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देगी। 12 जून को मोदी सरकार ने 8 साल से अटके सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगा दी। मोदी सरकार ने तय किया कि देश के सभी राज्यों में दिल्ली एम्स जैसे अस्पताल खोले जाएंगे। देश के हवाई यात्रियों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने एक साथ 6 नई एयरलाइंस के लाइसेंस को हरी झंडी दिखाई। 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान संसद में जाने से पहले उन्होंने संसद को प्रणाम कर सभी सांसदों के लिए एक नई नजीर पेश की। प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 जून को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MyGov नाम से वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए मोदी सरकार गंगा सफाई, डिजिटल क्रांति जैसे अहम मुद्दों पर देश के लोगों की राय मांग रही है। सत्ता संभालने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए नई तरह के निर्देश जारी किए। कोई नई कार खरीदने और दफ्तर में फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाई गई। पीएम ने पार्टी सांसदों के लिए भी सख्त फरमान जारी किए। सभी सांसदों को संसद सत्र के दौरान रोजाना संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए कहा गया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ 4 जून को बैठक की। सभी सचिवों के पास जाकर उन्होंने हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने बेहतर कामकाज के लिए पीएमओ को 3 मंत्र दिए। पहला, लोगों की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई हो। दूसरा, राज्यों और केंद्र के बीच रिश्ते और मजबूत करने के लिए काम हो। और तीसरा, सेना की सारी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही कश्मीरी पंडितों को लेकर भी गंभीर रुख अपनाया। सरकार ने कश्मीरी पंडितों को यह भरोसा दिया कि न सिर्फ उनकी जमीन वापस की जाएगी बल्कि उनको दोबारा बसाने का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। यूपीएससी परीक्षा में सीसैट विवाद पर अहम फैसला लिया। सरकार ने तय किया कि अब मेरिट लिस्ट में अंग्रेजी पेपर के नंबरों को नहीं जोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान समेत दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को न्योता देकर एक नई नजीर पेश की। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत शुरू की तो एक झटके में मोदी ने भारत पाक सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे में भूटान गए। मोदी ने भूटान नरेश और पीएम से मुलाकात की और भूटानी संसद को संबोधित भी किया। अपने दूसरे विदेश दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील गए। यहां उन्होंने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 40 मिनट तक की तय मुलाकात 80 मिनट तक चली। इस बैठक में सीमा विवाद, आर्थिक रिश्ते और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे रूट पर चर्चा हुई। पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर भी गए। 17 साल बाद कोई भारतीय पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल पहुंचा। नेपाल यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी गए। कभी नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार करने वाला अमेरिका भी झुकता नजर आया और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। इराक में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में भी मोदी सरकार की अहम भूमिका रही। मोसुल, तिकरीत और इराक के दूसरे शहरों में फंसे लोगों और नर्सों को सही सलामत देश लाया गया। पीएम मोदी ने टोक्यो में एक कार्यक्रम में 100 दिन की अपनी सरकार पर डंका पीटा। उन्होंने कहा कि 100 दिन की सरकार में जीडीपी ग्रोथ ने साबित कर दिया कि हमने जो नीतियां बनाई और जो निर्णय लिए वो सफल रहे। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने इन 100 दिनों को झूठ और फरेब के दिन करार दिया। कांग्रेस ने 100 दिन में विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के मोदी और बीजेपी के वादे पर भी चुटकी ली। कांग्रेस ने महंगाई से निपटने में सरकार को नाकाम करार दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई बढ़ गई। आनंद शर्मा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने सपने बेचे और हर व्यक्ति के लिए ऐसे वादे किए कि वो उन्हें आकर्षित करने में कामयाब रहे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि खुशी है कि भारत जापान को उसी तरह का महत्व दे रहा है जिसका जापान हकदार है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर तंज कसा है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने 100 दिन में जनता के हित में कई फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए। केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ये विरोध मार्च शुरू हुआ। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर वादे न पूरे होने का आरोप लगाया और गिरफ्तारी की। उधर गोरखपुर में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरठ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मौन धरना दिया। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दाखिल करके बताया कि गंगा की सफाई कैसे की जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गंगा की सफाई को लेकर 4 बिंदु पेश किए हैं। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़े। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा ने विवाद खड़ा कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा कि इस बारे में केंद्र ने राज्य सरकार से सलाह नहीं ली है।
सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खास पेशकश दीपक चौरसिया के साथ।